नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली के दौरे पर है। योगी आदित्यनाथ जीत के बाद पिछले 2 दिनों से बीजेपी के आला कमान नेता और दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि योगी 2.0 सरकार के गठन के लिए भी चर्चा जारी है। इन मुलाकातों के जरिए योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों का नाम भी तय किया जा रहा है। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों का नाम लगभग तय है, बस आला कमान की मुहर लगनी बाकी है। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान सभी नेताओं ने सीएम योगी को यूपी फतह करने के लिए बधाई दी। हम आपको एक साथ वो सभी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीर आप देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद जिनसे मुलाकात हुई है, यहाँ पर योगी की, वेंकैया नायडू से भी इन्होंने मुलाकात की है, नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंचे थे सीएम योगी, अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे थे, अनुराग ठाकुर से भी इन्होंने मुलाकात की है, नितिन गडकरी से भी मुलाकात यहाँ पर योगी की हुई है। राजनाथ सिंह की तस्वीर भी आप देख रहे हैं योगी के साथ। वहीं आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुनील बंसल जिनसे मुलाकात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की है। तो एक तरह से देखा जाए तो बधाई का जो दौर चल रहा है वो मुलाकात के रूप में भी देखने को मिल रहा है। यूपी चुनाव में जीत के बाद ही सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। दरअसल सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण और 60+ आयु के सभी लोगों के हेतु कोविड प्रिकॉशन डोज की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। कोरोना मुक्त भारत हेतु टीका जीत का अवश्य लगवाएं। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब अखिलेश यादव के करहल सीट को छोड़ने पर भी अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी संसदीय सीट बचाने के लिए अगर करहल की विधानसभा सीट छोड़ते हैं तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य को उपचुनाव में सपा प्रत्याशी बना सकते हैं। लेकिन सपा परिवार की बहू अपर्णा यादव उनके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि यादव बाहुल्य मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को प्रत्याशी बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव को जरूर चुनौती मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आज भी नेताओं का जमावड़ा है। कई नेता अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चा है कि अखिलेश यादव अपनी सांसदीय सीट बचाने के लिए करहल की सीट को छोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि वो फाजिल नगर चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मुलायम सिंह, उनकी बहू अपर्णा यादव करहल से उपचुनाव में मैदान में सामने हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि करहल एक ऐसी जगह है जहां पर यादव बहुल्य लोग रहते हैं ज्यादातर। तो माना जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से फिर सत्ता में वापसी की है। सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर आ रही है। आपको यह भी बता दें कि आज दिल्ली में योगी 2.0 मंत्रिमंडल फाइनल हुआ है। शपथ ग्रहण की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। सूत्रों के अनुसार 3 उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि कुल 62 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं 28 कैबिनेट मंत्री, 11 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 23 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। केशव मौर्य को संगठन में भेजने की तैयारी चल रही है। वहीं बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी है। दिनेश शर्मा भी संगठन में जाएंगे और एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। तीसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में असीम अरुण को कमान मिल सकती है। सुरेश खन्ना को भी फिर से अहम जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। सतीश महाना भी मंत्री बनेंगे, लेकिन दोनों नेताओं को मंत्री पद से संतोष करना होगा। ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह और जितिन प्रसाद मंत्री होंगे। स्वतंत्र देव सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदी गुप्ता और सूर्य प्रताप शाही मंत्री बन सकते हैं।
इधर नियुक्ति की मांग को लेकर पिकअप भवन में प्रदर्शन और सैकड़ों की संख्या में यहां पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। कनिष्ठ सहायक मंडी परिषद वैकेंसी का रिजल्ट जारी हुआ करने की मांग इन्होंने की है। लंबे समय से भर्ती की जो प्रक्रिया है, भर्ती को बहाल करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। लंबे समय से फंसी भर्ती को बहाल करने की मांग ये लोग कर रहे हैं और इन्होंने प्रदर्शन किया है। पिकअप भवन में प्रदर्शन जारी है नियुक्ति की मांग को लेकर। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस खबर से जुड़े हुए। क्या अभ्यर्थी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई अधिकारी उनकी बात सुनने पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगारों का आंदोलन लगातार पूरे 5 सालों से चल रहा है। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद अब जो अभ्यर्थी है या कह लीजिए जो युवा बेरोजगार है वो सड़कों पर एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए निकले हैं। आपने देखा होगा पूरे 5 साल में लगातार जो युवा बेरोजगार हैं भर्तियों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो वही आज पिकअप भवन में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड की भर्तियों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में 2016 यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की बात करें, जूनियर असिस्टेंट 2016 भर्ती की बात करें या ग्राम विकास अधिकारी 2016 की बात करें, इन तमाम तरीके के जो युवा रहते हैं वो लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नियुक्ति है उसको पूरा किया जाए, जिसको लेकर लगातार पूरे 5 साल में जो प्रदर्शन किया। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आप जो युवा बेरोजगार है वो सड़कों पर आंदोलन करते आपको दिख रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से अब मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर जो है जो बेरोजगार युवा है वो इस चीज की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। कानपुर देहात से अहम खबर है। मामूली कहासुनी में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। करीब 1 दर्जन लोगों के बीच जमकर यहां पर मारपीट हुई है। एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते नजर आए लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। माहौल शांत कराने की कोशिश की गई। दर्जन भर से ज्यादा लोगों के बीच आपसी झड़प, यहाँ पर मारपीट देखने को मिली है। तस्वीर आप देख रहे हैं, खूब जमकर यहाँ पर लाठी डंडों से एक दूसरे को यहाँ पर लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल है और बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं। गौरव शुक्ला कानपुर देहात से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या पूरा मामला था जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है? क्या पुलिस की तरफ से किसी पर कार्रवाई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कस्बा निराला नगर मोहल्ले का है, जहां पर दो पक्षों का मामूली कहासुनी का विवाद था, जो इस कदर बढ़ा कि लाठी डंडे और तमाम विवाद मारपीट पर तब्दील हो गया। इसके बाद जो है दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर हाईवे रिफर कर दिया गया। वहीं जो है दोनों ही पक्षों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला भी पंजीकृत किया है और पूरे मामले की जांच कर रही। बताया यह जा रहा है कि 2 दिन पहले इन दोनों ही पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी, जिसमें से एक पक्ष सबसे पहले कोतवाली में शिकायत करने पहुंचा, जिसको लेकर आज यह विवाद हुआ और मामला इस कदर बढ़ गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अब कार्रवाई किस पर होती है तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन ये आपसी विवाद जो है वो इस तरह से सामने आया कि लाठी डंडों से लोग एक दूसरे को पीटने लगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसे लेकर बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता है उत्साहित हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने भी इसे यूपी की सुधरी कानून व्यवस्था का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो क्या हमें बहुमत मिलता। यूपी चुनाव में मिली जीत को लेकर अजय टेनी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में काम कर रही है, हम बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। अब इसके साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो हमें बहुमत ही नहीं मिलता। देखिए, हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं,
हम लोग लगातार कह रहे थे कि हम लोग भारी बहुमत लेकर फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि साजिश थी आपके खिलाफ, एक राजनीतिक माहौल बनाया गया? देखिए, हम बहुत अच्छा चुनाव जीते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा सर पूरे प्रदेश में? हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता तो इतना बड़ा बहुमत कैसे मिलता? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसे करारी हार का सामना भी करना पड़ा। अब चुनाव परिणाम सामने आने के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद एक निर्देश जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार रालोद यूपी के प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष का यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने यह फैसला विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया है। अब इस बार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, जिसमें भाजपा और बसपा समेत कुल 4 पार्टियां थी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल का जो अपना दल और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को कुल 273 विधानसभा सीट मिले हैं, जबकि सपा गठबंधन को कुल 125 सीट मिली है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल को केवल 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, वहीं से भाजपा को भी केवल 6 सीट ही मिल पाई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब विधान परिषद, स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके कारण प्रदेश में अभी 13 अप्रैल तक आचार संहिता लागू रहेगी। पहले विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषद के भी चुनाव होने थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने बाद में विधान परिषद चुनाव के लिए नया कार्यक्रम जारी किया। 9 अप्रैल को दोनों चरण का मतदान होगा, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ होगी। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 सीटों पर 15 मार्च से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब एमएलसी का चुनाव के लेकर पार्टी कार्यालयों पे गहमा-गहमी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी आज बहुत सारे लोग दावेदारी पेश करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अब एमएलसी चुनाव को लेकर भी खींचतान समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव हार गए हैं। माना जा रहा है उन पर एक बार फिर दांव खिलेगी समाजवादी पार्टी, उनको सदन पहुंचाने के लिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो कई ऐसे नाम थे जो बड़े कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के चुनाव हारे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुमत बनाने के लिए पूरी तरह से जोर आजमाइश करेगी, क्योंकि वो विधान परिषद में भी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार चाहेगी, क्योंकि जब विधान सभा में उनके 200 करीब 70 ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीतकर अब विधानसभा में पहुंचे हैं। और अभी अगर ताज़ा हालात की बात करें तो 48 ऐसे एमएलसी थे जो विधान परिषद में थे समाजवादी पार्टी के, या यूं कह सकते हैं कि ज्यादा तादाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की थी, लेकिन कई ऐसे एमएलसी थे, विधान परिषद के सदस्य थे जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है दोबारा भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कोशिश करेगी कहीं ना कहीं कि वो विधान परिषद में भी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, और वहां पर भी जो तादाद हो विधान परिषद सदस्यों की वो भी इस तरह से हो कि वो किसी भी तरह के बिल या को पास कराना हो तो दोनों सदनों से आसानी से वो पास करा ले जाए। तो फिलहाल अब 15 मार्च से यूं कहें कि 15 मार्च से नामांकन की तिथि है, 15 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही 9 अप्रैल को मतदान होना है और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। तो अब देखना होगा कि विधान परिषद में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौकीर भाई, जनता टीवी, लखनऊ। इधर गोरखपुर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के आलेख पर डॉक्टर अजीज अहमद अकबर ने डॉक्टर इनामुल हक की किताब का विमोचन किया। इस दौरान डॉक्टर अकबर अली ने कहा कि मुस्लिमीन साहब मेरे पड़ोसी में उरई के खादिम थे और 18 किताबों के लेखक हैं। इस पुस्तक को पढ़कर लोगों को बहुत तालीम हासिल होगी। ऐसी बात यह है कि ये जो किताब है सर सैयद की नस्र और नवाए मुस्लिम, ये दोनों किताबें अपनी जगह अहम हैं। सर सैयद का ज़माना इनकलाब यानी 1857 से पहले उसके बाद का है, और नवाए मुस्लिम साहब हमारे ही दौर के थे, हमारे चचा जैसे थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो दोनों किताबों की रिलेवेंसी अलग अलग है।
इधर पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी प्रवक्ता नंद महाराज ने जीत हासिल की है। स्वामी प्रवक्ता नंद ने 81,838 मतों से जीत हासिल की है। ये पहली बार विधायक बने हैं और बरखेड़ा सीट से स्वामी प्रवक्ता नंद ने सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा को हराया है। हमारी सहयोगी जया सिंह ने स्वामी प्रवक्ता नंद महाराज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पीलीभीत के बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्तानंद महाराज जी हैं, जो कि पहली बार 92,000 वोटों से विधायक जीत कर आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी, ऐसा क्या आपने जनता के प्रति स्नेह दिखाया कि जनता ने आपको भर भर के वोट दिया? सबसे पहले बहन जी आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैंने कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया है और मैं तो छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने दिन रात जनता के लिए काम किया था। पूरा देश जानता है कि कोरोना जैसी महामारी में देश की सारी पार्टियों के नेता अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सारे पदाधिकारी निकलकर गरीबों की मदद करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे थे। और पूज्य योगी जी के पिताजी का उस समय निधन हुआ। पूज्य स्वामी जी उस समय अपने परिवार के पास नहीं पहुंचे और गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को यहाँ पर मदद करने में लगे रहे और निरंतर उन्होंने साथ दिया। तो मैं समझता हूँ इस जीत का श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी जी को देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी संगठन को, क्योंकि इन लोगों ने निरंतर काम करके इस देश की और प्रदेश की जनता के लिए काम किया। स्वामी जी, आप पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। आपने उस शख्स को हराया है जो एक शख्सियत थे, पूर्व मंत्री थे हेमराज वर्मा। आपने ऐसा क्या अपने क्षेत्र में किया जनता को लेकर कि आपने पूर्व मंत्री को शिकस्त दे दी, वो भी पहले चुनाव में? देखिए बहन जी, मैं छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते गांव-गांव जाकर के लोगों के दुख दर्द सुनता हूं, गरीब विधवा माताओं को वस्त्र भेंट करता हूं, गरीब बेटियों के विवाह करवाने में सहयोग करता हूं, गरीब के घर में आग लग जाए झोपड़ी में तो मैं वहां पहुंचकर राशन और कपड़े देने का काम करता हूं। ये छोटे छोटे काम मैं करता हूं क्योंकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, पर देश के प्रधानमंत्री और पूज्य योगी जी का जो कार्य था क्षेत्र में, जिस तरह से योजनाओं को लागू किया, सैकड़ों योजनाओं को लागू किया, गरीबों को घरों में जाकर के हम लोगों ने उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया और लाभार्थियों ने डट करके हमारा साथ दिया। यही विजय का कारण है। आप भी भगवाधारी हैं, योगी आदित्यनाथ भी भगवाधारी हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब सवाल किया जा रहा है कि अब मथुरा की भी तैयारी है। देखिए, पूज्य योगी जी बहुत बड़े हैं मेरे से और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। मैं उनके चरणों में हूँ और जो भी मेरे लिए निर्देशन होगा संगठन की ओर से और पूज्य स्वामी जी की ओर से, मैं हमेशा उसका अनुपालन करूंगा, उनके पीछे चलने का काम करूंगा। रही बात हिंदू धर्म की, तो हम लोग संत हैं, संतों का धर्म पर चलने का काम होता है। मैं धर्म के लिए हर कुर्सी को त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। धर्म मेरे लिए सबसे बड़ा है, हिंदुत्व के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। आजकल मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री भी इस समय दिल्ली में है, तमाम लोग रेस में चल रहे हैं, जो नए विधायक भी आए हैं, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो भी पहली बार चुनाव लड़े हैं। उनमें से आप भी ब्रांड है। अगर देखा जाए तो आप भी ब्रांड है, इसलिए ब्रांड है क्योंकि आप पहला तो चुनाव लड़े और दूसरे हिंदुत्व के पीछ पे आप चल रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं कि आपको भी मंत्रिमंडल में कोई अहम जगह मिलने वाला है? देखिए बहन जी, हम संत लोग हैं, हमारे अंदर आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। संगठन हमारा सर्वोपरि है और मेरे अंदर एक सिपाही का भाव है कि मैं एक संत और सिपाही हूँ और जो भी जिम्मेदारी संगठन देगा हम उसका निर्वहन करेंगे। मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे मंत्री बनाया जाए। संगठन जो जिम्मेदारी देगा मैं उसका सिपाही बनकर सेवा करूँगा। ये थे स्वामी प्रत्यानंद, जो कि पीलीभीत के बरखेड़ा से मौजूदा विधायक हैं। पहली बार 82,000 वोटों से जीत कर आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि मंत्रिमंडल में तमाम चेहरे चल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है। हम जनता के बीच में रहेंगे और जमीनी चीजों से हम जुड़े हैं। हम अपनी बातों करेंगे, जनता की सेवा करके भी हम किसी भी पद पे बने रहे, हम खुश रहते हैं। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। फिर बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। तो बंशीधर भगत को बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नियुक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन न होने तक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के छठे प्रोटेम स्पीकर होंगे बंशीधर भगत। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं बंशीधर भगत, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है।
उत्तराखंड कांग्रेस में चुनावी हार के बाद अब हरीश रावत और प्रीतम सिंह आमने सामने हो गए हैं। प्रीतम सिंह के 5 साल तैयारी वाले बयान पर हरीश रावत ने पलटवार करते हुए मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को दोबारा से उठा दिया है। साथ ही संगठन से मांग की है कि ये बयान देने वाले और पैरवी करने वाले सभी की जांच हो। दूसरी तरफ बड़े नेताओं की लड़ाई में संगठन के मुखिया गणेश गुंदियाल ने बचाव करने का काम किया है। एक व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो कोई कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी वो व्यक्ति नहीं था। वो कांग्रेस की थीम लाइन नहीं थी, वो कांग्रेस की पॉलिसी में कहीं नहीं था यूनिवर्सिटी खोलने का। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, अब ये जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है कि उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से कहा, किसी के कहलाने पर कहा, किसी के उकसाने पर कहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को तिल का ताड़ बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को स्वयं अपने मुंह से कह दिया और उसके बाद कांग्रेस पर उस बात को जबरदस्ती चिपका दिया गया। कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने कहा था। कांग्रेस का कहना अगर प्रीतम सिंह जी कहते, हरीश रावत जी कहते, मैं कहता, कोई और प्रभारी जी कहते, कोई सीनियर लीडर कहता तो बात मानी जाती। एक कार्यकर्ता ने मांग की और वो कार्यकर्ता ने मांग की, उसको कांग्रेस का थीम लाइन बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का वोटों के ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास था वो सफल रहे। उत्तराखंड की सियासत में कभी हरीश रावत रणजीत की जोड़ी को जय वीरों की जोड़ी कहा जाता था, लेकिन आज इन रिश्तों में ऐसी खटास है कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं। रणजीत सिंह ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि वे किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं, फिर सम्मोहन में ले लेते हैं। कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। देश दुनिया में विख्यात केदारनाथ धाम की विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शैला रानी रावत ने जीत दर्ज की है। देहरादून पहुंची शैला रानी रावत का बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर महिला मोर्चा ने जोरदार स्वागत किया और वहीं शैला रानी रावत का कहना है कि जनता ने पूर्व कांग्रेसी विधायक के कार्यों को देखा है कि कैसे केदारनाथ क्षेत्र को विकास से दूर रखा गया है। साथ ही हम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिसे देखते हुए जनता ने उनके पक्ष में मतदान करने का काम किया है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।